बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। I am Dr. Mudassir Shahbaz, Associate Professor, Sahara Medical College, Narwal. In the previous two lectures, we have discussed about the introduction to the thorax, and we have taken an overall view what we are going to learn about the thorax, a region of the human body that is situated between the head and neck and abdomen. We all are familiar with the thorax, and during that we have discussed briefly about all the things which we are going to discuss. The very first thing, पहली चीज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है thoracic wall. बिकॉज पहली चीज जो सामने आती है वो thoracic wall ही आती है कि क्या है, हम उसके बारे में देखेंगे thoracic wall क्या है और उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. And the very first slide that you see the thorax of human body and try to define it. So is the region of the body between head and neck and abdomen. In this slide, the bony landmarks of the thorax has been shown. काफी सारे पॉइंट दिखाए गए हैं जिसमें आप देखें तो ये सुप्रास्टर्नल नॉच है, ये क्लेविकल है, ये हेड एंड नेक का रीजन है, यानी ये क्लेविकल के ऊपर सुप्राक्लेविकुलर फोसा. This is important to show because certain superficial nerve supply comes from the supraclavicular fossa. Sternum in the center with a prominent mark over the chest. If you feel your chest, अगर आप अपनी चेस्ट को भी फील करें तो आपको ये उभरा हुआ पॉइंट महसूस होगा स्टर्नल नॉच के बिलो inferiorly. In my opinion, one should feel the suprasternal notch first and comes down. If you draw your finger down, you will feel a prominent mark, which is actually the sternal angle of Lewis, and the end of it is the xiphoid process below most inferiorly. Here it's shown the location of the nipple and shown the area of the apex for the apex beat of the heart. So this is an overall view shown the chest, the thorax, and it's the jugular notch is not at the same level as the T1, but it is the lower border of the T2. We will see how it is possible. So how can you, the first thing that the thoracic cage, if you feel your chest, you feel bones, ribs all around the chest, and that's the osteocartilaginous conical cage that you feel. So we will have this slide shows the boundaries of the thoracic cage. जो आपकी बोनी लैंडमार्क्स हैं आप स्टर्नम भी फील कर सकते हैं, रिब्स भी आपको फील होती हैं, लोअर मार्जिन भी आपको यहाँ पे जो रिब्स का है वो फील होता है. सो इनकी बाउंड्रीज हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो एंटीरियरली हम देख रहे हैं कि ये स्टर्नम है और पोस्टीरियरली होंगे ये थोरेसिक वर्टिब्रास, ठीक है ना. और ये जो एक आपको नजर आ रहा है, दिस इज एक्चुअली द थोरेसिक इनलेट और सम सेज थोरेसिक आउटलेट. इनलेट कहते हैं क्योंकि इसमें नर्व्स वगैरह एंटर होती हैं और वेन्स वगैरह एंटर होती है थ्रू दिस पैसेज इनटू द थोरैक्स, and outlet is said because the great vessels from the thorax comes out from this passage. यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं जिसमें ये कि ये पुलवरा दिखाया गया है, यहाँ दूसरी ये मीडियस्टाइनम पार्ट, बट मेन थिंग इज दैट दिस इज द आउटलेट. अब ये है T1 वर्टिब्रा और यहाँ पे ये स्टर्नोलॉज है. अब आप देख सकते हैं, यू कैन सी दैट दिस इज नॉट स्ट्रेट. This inlet is sloping downward and forward.
सो ऑब्वियसली जो लेवल है सुप्रास्टर्नल नॉच का, इट विल नॉट बी एट द लेवल ऑफ T1 क्योंकि ये स्लोपिंग डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड है। दिस लेवल विल बी बिलो द T1 और ये यहाँ पे आ जाएगा T2 वर्टिब्रा का लोअर बॉर्डर। अच्छा, ये तो है कि ये उसकी बाउंड्रीज और साइड्स पे आप देख रहे हैं कि ये दोनों साइड्स पे रिब्स हैं जो कि अटैच है स्टर्नम के साथ भी और पीछे अटैच होंगी। यहाँ पे ये फर्स्ट रिब दिखाई गई है कि ये अटैच है वर्टिब्रा के साथ, जॉइंट बना रही है। सो साइडों पे होगी रिब, पीछे थोरेसिक वर्टिब्रा एंटीरियरली, पोस्टीरियर थोरेसिक वर्टिब्रास एंटीरियरली ये स्टर्नम। ये दीज आर द बाउंड्रीज ऑफ द थोरेसिक केज। अब थोरेसिक वॉल की अगर हम बाउंड्रीज डिफाइन करें तो पोस्टीरियरली तो हो गए थोरेसिक पार्ट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, यानी T1 से लेके T12 तक वर्टिब्रा जो है वो दैट विल बी इंक्लूडेड इन द थोरेसिक वॉल। एंटीरियरली हमें ये स्टर्नम के डिफरेंट पार्ट्स नजर आ रहे हैं। स्टर्नम में हम इसको डिटेल में बाद में देखेंगे। Laterally, there are the ribs, and between the ribs is the space, that is the intercostal space. Superiorly, the suprapleural membrane, which is covering the lungs. यहाँ पे ये देखें ना, ये suprapleural membrane नजर आ रही है और ये असल में parietal pleura का पार्ट है। हम ये बाद में डिस्कस करेंगे जब हम प्लूरा पे जाएंगे, तब हम ये सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन, इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी एक्सटेंट वगैरह हर चीज डिस्कस करेंगे। और इंफीरियरली ये देखें तो यहाँ पे ये डायफ्राम है, डायफ्राम ऑफ द बॉडी विच सेपरेट्स द थोरेसिक वॉल फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से डायफ्राम ये करेगा, क्या कहते हैं, सेपरेट करेगा। सो ये थोरेसिक वॉल की बाउंड्रीज हैं। कीप इट इन माइंड दैट दीज आर द बाउंड्रीज ऑफ द थोरेसिक वॉल। अब हमें ये थोरेसिक कैविटी डिफाइन करेंगे। थोरेसिक कैविटी क्या है एक्चुअली? थोरेसिक कैविटी इज बाउंडेड बाय द चेस्ट वॉल, अराउंड तो चेस्ट वॉल है, और नीचे क्या है, ये डायफ्राम। दिस इज चेस्ट कैविटी, not the pleural cavity. Don't confuse it with the pleural cavity. Is the chest cavity जिसकी बाउंड्रिंग क्या है, पीछे वर्टिब्रा है, आगे स्टर्नम है, साइड्स पे रिब्स है और इंटरकॉस्टल स्पेस में फिर मसल्स वगैरह आ जाएंगे, इंटरकॉस्टल मसल्स वगैरह जो भी आ जाएंगे। और ये फिर ये इंफीरियरली जो है ना डायफ्राम है। सो दिस इज चेस्ट कैविटी। अब चेस्ट कैविटी डिवाइड होती है मीडियन पोर्शन में, एक ये दरमियान में पोर्शन है जो कि मीडियन प्लेन में है, सो इट्स कॉल्ड एज मीडियन स्टाइनम, और जो साइडों पे है वो लंग्स हैं, लंग्स कवर्ड है प्लूरा के साथ। सो प्लूरा और लंग्स साइड्स पे, इनके दरमियान में बिटवीन द टू लंग्स ऑन बोथ साइड्स is a central space which is named as mediastinum. स्टाइनम बेसिकली आप देखें ना स्टर्नल से, इसको हम सब स्टर्नल स्पेस भी कहते हैं कई बुक्स में। तो ये क्योंकि इसी से इन्होंने ड्राइव किया है कि मीडियन प्लेन में है और स्टर्नम के बिहाइंड है, इसलिए इसको मीडियास्टाइनम कहते हैं। अब ये एक चीज है कि ये मूवेबल पार्ट है। मूवेबल पार्ट मीन्स के ये जो आपको ट्रेकिया और इसमें हार्ट भी इसमें मिलता है, ट्रेकिया भी मिलता है, ये अगर आप गौर करें तो ये मूव करता है ड्यूरिंग डिग्लिटेशन। ट्रेकिया मूव्स एंड अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, और हार्ट जो है ये हर वक्त बीट कर रहा है, कंट्रैक्ट कर रहा है। तो ये जो मीडियास्टाइनम पार्ट में जो स्ट्रक्चर पड़े हैं, दे आर मोबाइल, so it's a movable median portion of the chest cavity. Superiorly thoracic inlet या outlet, और inferiorly वही diaphragm आ जाएगा। Anteriorly sternum है, posteriorly vertebral column पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इससे एक और बात समझ में आई कि vertebral column जो है ये बनाता है posterior boundary of mediastinum भी, और as a whole thoracic wall की भी posterior boundary, और फिर यहाँ पे नीचे डायफ्राम है, थिन मसल्स है, प्लूरा इसके ऊपर होगी, और नीचे पेरिटोनियम जो अब्डोमिनल साइड है। अब इसकी अपर सरफेस पे तो यहाँ पे तो प्लूरा होगी,
लेकिन जो एब्डोमिनल साइड है वहाँ पे पेरिटोनियम होगी और इसमें एब्डोमिनल विसराज होंगे, और जो थोरेसिक विसराज है वो डायफ्राम से सुपीरियरली इधर होंगे। अब थोरेसिक कैविटी को हमने डिफाइन कर लिया कि दिस इज एनक्लोज बाय थोरेसिक वॉल एंड डायफ्राम। 3 पोर्शंस में हमने डिवाइड कर लिया, लेफ्ट एंड राइट। प्लूरल कैविटी इज सराउंडिंग अ लंग, यानी कि लंग्स अंदर है, प्लूरल कैविटी बाहर है, वो एक अलग चीज है। तो ये हमने डिफाइन कर लिया कि ये थोरेसिक कैविटी है। थोरेसिक कैविटी ये प्लूरा के अंदर होगी, थोरेसिक कैविटी। इसमें सारे विसरल्स आ जाएंगे, लंग्स भी आ जाएंगे, हार्ट भी आ जाएगा, मीडियस्टम। थोरेसिक कैविटी को फिर बाद में हम डिवाइड करते हैं ना। तो दो लेफ्ट एंड राइट प्लूरल कैविटी सराउंडिंग लंग, और दरमियान में क्या है, मीडियस्टाइनम। ये है थोरेसिक कैविटी। अब यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करना चाहता है। 3 इंपॉर्टेंट है कि ईच प्लूरल कैविटी इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पे हम देखें इस डायग्राम में तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। हम देखते हैं, पहले ये पॉइंट पढ़ लेते हैं कि हर प्लूरल कैविटी सेपरेट है ईच अदर से। मीडियास्टाइनम कैन बी एंटर्ड विदाउट ओपनिंग द प्लूरल कैविटी, और प्लूरल कैविटी एक्सटेंड करती है फ्रॉम द रिब वन, द एपेक्स ऑफ ईच लंग एक्चुअली एक्सटेंड इनटू द रूट ऑफ द नेक। ठीक है ना। अब इसका फंक्शन है, ब्रीदिंग है, वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करेगी और कंडूट के तौर पे एक्ट करेगी, दैट इज गिविंग द पैसेज वे फॉर द सर्टन स्ट्रक्चर्स to enter into the abdomen from the thorax. And some structures are coming from the head and neck region, that is the esophagus is coming from the head and neck region and then piercing the diaphragm, entering into the abdominal cavity. अब यही पॉइंट अगर हम यहाँ देखें तो ये देखें ना, आपके दोनों साइड पे ये लंग है कवर्ड बाय दी प्लूरा। अब ये जो बिटवीन द 2 लेयर्स ऑफ प्लूरा है, one is over the lung which is called as viscera pleura and other is over the chest wall which is called as parietal pleura. In between them is the pleural cavity. अब ये pleural cavity दोनों की दोनों साइड्स पे सेपरेट है, they are not connected with each other, right and left. In between the two pleural cavities is the mediastinum. अब ये मीडियस्टाइनम में अगर एंटर होना हो, हम स्टर्नम को पेयर्स करके अगर कट करके जाएं, सो वी डोंट नीड टू ओपन द प्लूरल कैविटी. Pleural cavity remains intact when you do when you do sternotomy to open up the mediastinum. यानी मीडियास्टाइनम को अगर हमने कोई सर्जरी करनी हो, जैसे हम हार्ट सर्जरी करते हैं या इसोफेगस पे सर्जरी करनी हो, तो या ट्रेकियोब्रोंकियल लिम्फ नोड्स में से कोई निकालना हो, सो वी डोंट नीड टू ओपन द प्लूरल कैविटी, इट इज सेपरेट, और मीडियास्टाइनम सेंटर दो प्लूरल कैविटी, और दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, राइट का लेफ्ट के साथ कोई कनेक्शन नहीं। यहाँ पे ये डायफ्राम देखे दिखाया गया है। अब डायफ्राम ये है कि ये डोम शेप है और ये इसकी एब्डोमिनल सरफेस होगी, ऊपर इसके थोरेसिक सरफेस होगी डायफ्राम की, और यहाँ पे ये प्लूरल कैविटी दिखाई गई। अब प्लूरल कैविटी इज द स्पेस बिटवीन द टू प्लूरा. वन प्लूरा इज ओवर द लंग्स, covering the lung, and other pleura, part of pleura is covering the chest wall. Don't confuse the pleural cavity with the thoracic cavity. Thoracic cavity is the cavity which, because the pleura is very much adherent to the chest wall, so pleural cavity के अंदर जो है चेस्ट कैविटी, वो पूरी की पूरी थोरेसिक कैविटी कहलाएगी. बट प्लूरल कैविटी इटसेल्फ बजाते खुद इज अ वेरी स्मॉल स्पेस between the parietal pleura and visceral pleura. So it's a slit-like space, separate the parietal and visceral layer of pleura and contains a small amount of fluid. Why? The thin film which permits the two layers to move on each other with minimum friction. तो यहाँ पे लंग जब एक्सपैंड करेंगे और लंग जब ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन
लंग्स मूव करेंगे तो इसके दरमियान जो मूवमेंट होगी, टू स्मूथन दैट मूवमेंट, टू रिड्यूस द रेजिस्टेंस, तो ये यहाँ पे ये एक फ्लूइड, मिनिमल फ्लूइड जो है वो यहाँ पे कितना फ्लूइड होता है, कैसे होता है, ये हम डिस्कस करेंगे जब हम प्लूरा को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना जी। तो इसमें प्लूरल फ्लूइड होता है। यहाँ पे एक और चीज यहाँ मेंशन की गई है कि लंग एक्सपैंड भी करता है और रिक्वाइल भी करता है, यानी स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे एक जगह बच जाती है छोटी सी बिटवीन द लंग्स एंड दी प्लूरा। यहाँ पे प्लूरल कैविटी के जो प्लूरा लंग के ऊपर है, विसरल प्लूरा, और जो प्लूरा वॉल के ऊपर है, थोरेसिक वॉल एंड डायफ्राम, तो उसके ऊपर है, उनके दरमियान एक स्पेस भी खाली रह जाती है जो कि फिल होती है जब लंग एक्सपेंड करते हैं तब फिल होती है, और उसको स्पेस को फिर हम कह देते हैं रिसेस। तो राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे डायफ्राम और लंग के दरमियान जो स्पेस होगी उसको हम कॉस्टोडायफ्रामेटिक रिसेस कहेंगे। यानी ये देखें ना, ये थोरेसिक वॉल है, ये डायफ्राम है, इसके दरमियान ये स्पेस। और सिमिलरली ये अगर मीडियस्टाइनम है तो मीडियस्टाइनम और जो लंग्स है उनके दरमियान एक स्पेस बन जाएगी जिसको कॉस्टोमीडियस्टाइनल वो कहेंगे, हम रिसेस कहेंगे। तो ये दो रिसेसेस हैं, इनके मुतालिक हम डिटेल जो डिस्कस करेंगे वो हम जब प्लूरा पे जाएंगे, और इनकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है कि ये रिसेसेस क्यों बनती हैं, नेचर ने ऐसा क्यों रखा है, और फिर अगर डिजीज प्रोसेस हो जाए तो इनकी क्या अहमियत है, तो दैट वी विल सी इन द प्रोग्राम। यहाँ पे जो हमारा एम है इज टू अंडरस्टैंड दैट thoracic cavity is the whole cavity in which all the viscerals of the thorax are present, और प्लूरल कैविटी जो है वो एक स्लिट लाइक स्पेस है जिसके दरमियान दो प्लूरा पाइटल और विसरा के दरमियान, विसरा प्लूरा के दरमियान। सो डोंट कंफ्यूज द प्लूरल कैविटी विद द thoracic cavity। बाज़ औक़ात फ्लो में आके हम दोनों को मिक्स कर जाते हैं, तो लेकिन ये कि आज जब आप डिटेल में जाते हैं तो यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू कैविटीज। फिर आ जाता है जनाब मीडियस्टाइनम, मीडियस्टाइनम स्पेस इन द thoracic cavity बिटवीन द लंग्स, दो लंग्स के दरमियान जो स्पेस है वो मीडियस्टाइनम, ये मीडियस्टाइनम। और इसका ये वाला जहाँ पे ये प्लूरल पार्ट आएगा लंग्स के मीडियल सरफेस पे, तो ये मीडियस्टाइनल प्लूरा, यहाँ पे ये भी प्राइटल प्लूरा ही है बट इट इज नाउ कॉल्ड एज मीडियस्टाइनल प्लूरा। और ये विसरल प्लूरा जो लंग के ऊपर है, इनके दरमियान ये कैविटी होगी, प्लूरल कैविटी। सो ये मीडियस्टाइनम है, इसमें सेंट्रल कंपार्टमेंट है जिसमें हम देखेंगे बहुत सारे विसराज पड़े हुए हैं। डायफ्राम क्या है? फाइब्रोमस्कुलर या मस्कुलर टेंडिनस स्ट्रक्चर है that separate the thoracic cavity from the abdominal cavity। अब मेन फंक्शन इसका है इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन क्यों यहाँ पे किया गया, एक्सपायरेशन क्यों नहीं लिखा हुआ? इंस्पायरेशन इसलिए लिखा हुआ है कि द इंस्पायरेशन इज अ एक्टिव प्रोसेस दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द कंट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम which creates a negative pressure in the pleural cavity which causes the expansion of the lungs. But the expiration is a passive process, that is it is the recoil of the lungs which produces the expiration। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ लफ्ज इंस्पायरेशन यूज किया गया है, और मेन जो ऑर्गन है, जो मेन स्ट्रक्चर है इंस्पायरेशन में जो हेल्प करता है दैट इज डायफ्राम। और डायफ्राम क्या है? एक फाइब्रोमस्कुलर या मस्कुलर टेंडिनस स्ट्रक्चर। इसकी डिटेल हम डिस्कस करेंगे, और ये डेवलप होता है इनर ट्रांसवर्सस लेयर ऑफ द बॉडी वॉल मसल्स। किस तरह होता है ये हम एम्ब्रियोलॉजी में भी देखेंगे और शॉर्टली यहाँ पे भी देख लेंगे। तो ये डायफ्राम के बारे में एक ब्रीफ सी चीज है कि डायफ्राम है। अब यहाँ पे एक चीज और थी देखने वाली कि वो आगे भी आएगी बात जब हम थोरेसिक वॉल पे पहुंचेंगे, कि अगर हम इस डायग्राम को, दोनों डायग्राम को कंपेयर करें या इस डायग्राम को देखें, तो ये अगर थोरेसिक वॉल आ रही है, बल्कि मैं नीचे डायग्राम पे जाता हूँ, ये अगर थोरेसिक वॉल आ रही है तो ये वॉल की रिब्स जो हैं ये एक्सटेंड कर रही हैं बिलो द डायफ्राम यहाँ पे, और डायफ्राम इनसाइड अ डोम लाइक स्ट्रक्चर है।
सो ये जो पार्ट है ये तो अब्डोमिनल कैविटी का पार्ट है और ये थॉरैक्स का पार्ट है, थोरेसिक कैविटी का। लेकिन इस अब्डोमिनल पार्ट ऑफ ये जो है ना, ये अब्डोमेन का पार्ट है, इट इज आल्सो कवर्ड इंफीरियरली बाय दीज रिब्स, मींस दीज पेरिफेरल लोअर रिब्स, दे आर आल्सो कवरिंग द अब्डोमिनल पार्ट, थोरेसिक वॉल के। और यहाँ पे जो विसरा होंगे इसकी भी प्रोटेक्शन फिर करेगा ये थोरेसिक वॉल। ये जो एरिया है, दिस एरिया, ये देखे ना, इसको कवर कर रहा है, ये रिब्स यहाँ बिलो तक आ रही है, नीचे तक आ रही है। सो ये हालांकि ये पोर्शन है अब्डोमिनल कैविटी का, थोरेसिक कैविटी तो इसके ऊपर है, तो ये पोर्शन जो अब्डोमिनल कैविटी का है वो अब थोरेसिक वॉल जो है वो एक्सटेंड करती है बिलो एंड आल्सो कवर द अब्डोमिनल कैविटी, लेकिन thoracic cavity itself is smaller than the thoracic wall. Here you can see. Posteriorly, the situation will be different. But interiorly, अगर आप ये देखें, ये जो coronal section है, ये इसमें आप देख रहे हैं कि ये बड़ा important point है to understand. अब आ जाते हैं ये हम thoracic wall. thoracic wall में हमें क्या क्या मिलेगा? जब हम थोरेसिक वॉल को फील करते हैं तो सबसे ऊपर तो हमें अपनी स्किन नजर आती है, और स्किन के नीचे फेशिया होता है, यानी सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया। उसके नीचे क्या होता है? मसल्स होते हैं, और मसल्स के जो अटैचमेंट है वो बोन्स के साथ है। फिर यह है कि इसमें ब्लड वेसल्स भी होंगी, नर्व्स भी होंगी, ब्लड वेसल्स में आर्टरीज भी, वेन भी आ जाती हैं। अब ये है कि ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर में आ जाएंगी, और फंक्शन इसका क्या होगा? प्रोटेक्शन ऑफ द थोरेसिक एज वेल एज द अब्डोमिनल, वाइटल अब्डोमिनल विसरा। यहाँ पे वो लफ्ज यूज नहीं किया गया, लेकिन ऊपर वाली डायग्राम में हमने देखा है कि ये अब्डोमिनल विसरास को भी प्रोटेक्ट करता है थोरेसिक वॉल, और ये प्रोवाइड्स मैकेनिकल फंक्शन ऑफ द ब्रीदिंग, यानी जो हम सांस लेते हैं इसमें जो चेस्ट एक्सपेंशन होती है, एक तो डायफ्राम था इनसाइड, और आउटसाइड जो है वो थोरेसिक वॉल है विच मूव्स एंड इट प्रोवाइड्स द फंक्शन ऑफ ब्रीदिंग, बोथ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन में। ये हम देखते हैं कैसे होता है। सो थोरेसिक वॉल में अगर सुपरफिशियली आए तो सबसे पहले तो स्किन है, और फिर सुपरफिशियल फेशिया है, उस फेशिया में फिर सुपरफिशियल आर्टरीज हैं, सुपरफिशियल वेन्स हैं, और ये वेन्स हमें नजर आ रही हैं। ये दो वेन्स इन्होंने बताई हैं, थ्रेको एपिगैस्ट्रिक वेन एंड लैटोथोरेसिक वेन। सुपरफिशियल नर्व्स हैं, यहाँ पे देखेंगे सुप्राक्लेविकुलर नर्व्स जो एट द एपेक्स हैं वो भी इसको थोरेसिक वॉल को सप्लाई करेंगी, और फिर ये एंटीरियर लैटरल कुटेनियस ब्रांचेस हैं। सो हम देखते हैं पहले कुटेनियस नर्व्स कहाँ से, कुटेनियस। तो यहाँ पे हम इस डायग्राम देखें तो ये हमें वो एरिया नजर आ रहा है, ये देखें T1, T2, T3, T4। अब ये एंटीरियरली है और ये पोस्टीरियरली है, ये वाला पार्ट। यहाँ पे क्योंकि ये जो थॉरक्स है इसमें ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे, और ये बर्ड लिम्स जो हैं क्योंकि बर्ड आउट करते हैं फ्रॉम दी थॉरक्स, तो ये अपनी नर्व्स ब्रेकियल प्लेक्सिस के थ्रू अपने साथ लगे हैं, तो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन ज़रा डिफरेंट होती है। बट द टिपिकली डर्माटोम्स दे आर सीन, दे कैन बी सीन इन द थॉरक्स। ये देखिए, ये एक स्ट्रिप ऑफ एरिया ऑफ स्किन है विच इज सप्लाइड बाय T2। फिर ये स्ट्रिप, ये अब डर्माटोम्स कहलाते हैं। ये जो ये थोरेसिक स्पाइनल नर्व होती है, दैट विल सप्लाई अ स्ट्रिप ऑफ। अब ये डर्माटोम्स ओवरलैप भी करते हैं, है ना। ये है अब सेगमेंटल इनर्वेशन ऑफ थोरेसिक वॉल। अब ये डर्माटोम्स कहाँ से कहाँ तक, अब ये C5 to T1 वो तो अपर लिम्ब को चले गए, तो T1 का बहुत सारे एरिया और T2 का बहुत सारा एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पे अपर लिम्ब को भी चला जाता है। और बाकी जो है ना, और T4 इंक्लूड द निपल एंड डर्माटोम, T10 इंक्लूड द अम्बलाइकस। यहाँ पे देखें ये एरिया अम्बलाइकस का है। अब ये क्यों होता है एंटीरियरली, ये इतना बिलो क्यों है, और ये यानी कि ये अप टू ये हिप बोन तक आप जा रहा है, लेकिन पोस्टीरियरली
ये सेम लेवल है वर्टिब्रा लेवल, यहाँ पे T12 वर्टिब्रा होगा, यहाँ पे L1 वर्टिब्रा होगा। तो ये क्यों है ये हम देखेंगे बाद में, इसकी वजह क्या है, कैसे ये होता है, वो जब हम कॉस्टल मार्जिन देखेंगे तो हमें पता चलेगा। सो इंटीरियर रेमाई T2 से लेकर वो T12 तक ये सारे सप्लाई कर रहे हैं, ये देते हैं क्यूटेनियस इनोवेशन ऑफ द सुपरफिशियल क्यूटेनियस इनोवेशन, और ये डर्माटोम्स ऑफ जिस, यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है कि T5 डर्माटोम ये निपल का लेवल है, और ये T10 डर्माटोम ये लेवल है किसका, अम्बलाइकस का। ये पॉइंट नोट करने वाला है। और यहाँ पे ये चीज भी नोट करने वाली है कि जो T1 एंड T2 है, दे आल्सो मूव टुवर्ड द मीडियल सरफेस ऑफ द आर्म। तो ये जो है आर्म एंड फोर आर्म, ये इसलिए है कि क्योंकि यहाँ से ब्रेकियल प्लेक्सस बनता है, तो ये अपर लिम्ब जो है ना, ये कुछ पोर्शन ऑफ T1 और T2 अपने साथ ले जाता है, वो कि ये चेस्ट को भी सप्लाई करता है। तो फिर हम देखते हैं कि ये टिपिकल स्पाइनल नर्व कैसी होती है। क्योंकि ये कंप्लीट नर्व है, इसीलिए ये जो टिपिकल स्पाइनल नर्व है, थोरेसिक नर्व को ही अमूमन लिया जाता है टिपिकल स्पाइनल नर्व के लिए। इस डायग्राम में ये शो किया गया है कि ये टिपिकल स्पाइनल नर्व, इसके एंटीरियर रूट और पोस्टीरियर रूट ये निकल रहे हैं। जब ये एंटीरियर पोस्टीरियर रूट निकलते हैं, सो ये पोस्टीरियर रूट जो है ये गैंग्लिया, यहाँ पे सेंसरी के लिए वेंट्रल मोटर होता है, दे कंबाइन टुगेदर एंड दे फॉर्म अ स्पाइनल नर्व। फिर ये स्पाइनल नर्व ये रेमाई में डिवाइड होती है, एंटीरियर रेमाई और पोस्टीरियर रेमाई। पोस्टीरियर रेमाई पीछे चला गया, और ये पोस्टीरियर वॉल को ये posteriorly chest wall को supply कर रहा है, ये सारा का सारा, by dividing into medial and lateral branches. These are the dorsal rami. Ventral rami, they move into the intercostal space. यहाँ पे ये intercostal space में enter हो रहा है, और जब ये enter होता है तो फिर यहाँ पे इसको join करता है sympathetic जो ग्रे रेमाई कम्युनिकेंट्स हैं और वाइट रेमाई कम्युनिकेंट्स के थ्रू ये वेंट्रल रेमस के साथ अटैच है। ये फर्दर जो है सिंपैथेटिक सिस्टम कैसे एक्ट करता है या कैसे फॉर्म करता है और क्या क्या इसकी जो है ना फर्दर डिटेल होती है, ये अलग चैप्टर में डिस्कस किया गया है। बट हियर to show you is that it is a ventral rami of the thoracic spinal nerve which has connection with the sympathetic ganglia through gray rami communicates and the white rami. अब ये अराउंड द चेस्ट वॉल मूव करती है विद इन द इंटरकॉस्टल स्पेस, एंड laterally it gives a lateral cutaneous nerve, and anteriorly when it reaches anteriorly it gives anterior branches. यहाँ पे ये lateral branches हैं, ठीक है ना, and then it will divide into anterior and posterior branches. It will supply the dermatomal area of the skin, and there is the anterior branch of the this typical spinal nerve which supply the thoracic wall. So ये एक typical thoracic nerve है जिसमें cutaneous nerve और posteriorly जो है वो आपको ये दिखा रहे हैं कि ये इसकी ब्रांचेस बने, लेटरल और मीडियल ब्रांच। फिर ये जो मीडियल ब्रांच है ये डिवाइड हो जाती है किसमें, मीडियल फर्दर डिवाइड होती है मीडियल लेटरल में, और ये डॉर्सल रिमस के, ये डॉर्सल रिमस से आ रही हैं, और ये पोस्टीरियर कुटेनियस नर्व सप्लाई ऑफ द बैक ये सप्लाई करती है। अब आ जाती हैं जी आर्टरीज ऑफ द थोरेसिक वाल्व। आर्टरीज जो हैं थोरेसिक वाल्व में ये हमें नजर आ रही है यहाँ पे कि ये एब्डोमिनल एओर्टा है या थोरेसिक एओर्टा है, यहाँ पे ये एओर्टिक आर्च बन रही है बिहाइंड द स्टर्नम, फिर ये थोरेसिक एओर्टा है। इस थोरेसिक एओर्टा को अगर गौर से देखें तो इसकी ये साइड से ये आर्टरीज निकल रही हैं, और क्योंकि ये पोस्टीरियर लोकेटेड है तो इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज, पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी। अब ये पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज जो आ रही हैं ये आ रही हैं थोरेसिक एओर्टा से, डिसेंडिंग एओर्टा, थोरेसिक एओर्टा, ये आर्च ऑफ एओर्टा है तो यहाँ पे ये डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा हो जाएगा, और इससे निकल रही हैं पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज।
इस यहाँ पे हम देखें तो ये जो ब्रांच है ये सबक्लेवियन आर्टरी है और ऊपर चली जाएगी करोटिड आर्टरी। सबक्लेवियन आर्टरी से ये एक आर्टरी फर्स्ट पार्ट से निकली है विच इज कमिंग रनिंग डाउनवर्ड एंड मीडियली, फिर ये स्टर्नम तक पहुंचती है और स्टर्नम से 1 फिंगर ब्रेथ के पे ये डाउनवर्ड रन करती है, runs downward and reaches up to the diaphragm, जहाँ पे ये फिर superior epigastric और ये musculophrenic artery में डिवाइड हो जाती है। And this artery is located inside the anterior wall of the thorax, so इसलिए इसको नाम देते हैं internal thoracic artery, internal thoracic artery। अब anteriorly आ रही है internal thoracic artery और यहाँ पे ये ब्रांचेस देगी फिर एंटीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज, ये इंटरनल थोरेसिक आर्टरीज की ब्रांचेस होंगी एंटीरियर। फर्दर हम इसको और भी हम देख सकते हैं और डायग्राम्स में भी आप अपनी बुक्स में भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगी। सो व्हाट वी हैव फाउंड कि ये डिटेल से आगे भी डिस्कस करेंगे, तो लेकिन यहाँ पे ये है कि ये इंटरनल थोरेसिक आर्टरी और पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी और भी ब्रांचेस आती हैं जो कि इससे आती हैं सबक्लेवियन आर्टरी से, जो कि अपर टू स्पेसेस वगैरह को सप्लाई करते हैं, तो वो दैट वी विल सी, वो हम देखते हैं आगे जाके। लेकिन यहाँ मेन कंसेप्ट जो है कि थोरेसिक वॉल की सप्लाई जो आती है वो एक तो आती है डिसेंडिंग थोरेसिक थ्रू द पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी और आती है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी से। अब कुटेनियस, ये मैं एक बात कर रहा हूँ कुटेनियस की, असल में ये आई एम नॉट डिस्कसिंग द थोरेसिक वॉल इटसेल्फ, वो हम आगे देखेंगे, बट दिस इज अबाउट द स्किन एंड सुपरफिशियल फेशिया। सो उसमें हमने असल में हम इन डायग्राम्स के थ्रू हम कुटेनियस इनर्वेशन के बारे में, कुटेनियस आर्टरी सप्लाई के बारे में और कुटेनियस वेन्स के बारे में हम ज्यादा बात कर रहे हैं। अब इस डायग्राम में देखें तो ये स्किन है, स्किन के नीचे फेशिया है। अब इसमें ये आपको वेन्स नजर आ रही हैं और ये उसका जरा थोड़ा रिमूव करके दिखाया गया है। तो यहाँ पे ये देखें कि ये एक तो थोरेसिक वॉल जो है, स्किन जो है ये सुपरफिशियल सुपरफिशियल डीप फेशिया बाहर की तरफ जो है सुपरफिशियल फेशिया में, एक तो ये इंफीरियरली द वेन इज गोइंग डाउनवर्ड और यहाँ पे सुपीरियरली भी ये वेन जा रही है। अब ये है एक्सिलरी वेन, तो इसमें ये वेन जा रही है विच इज द लैटरल थोरेसिक वेन और यहाँ से जाएगी वेन नीचे, दैट विल बी द सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन। जब हमें ये समझ, और ये तो वही है ना इंटरनल थोरेसिक आर्टरी के साथ जो वेन जाएगी ऊपर ड्रेन करेंगे इनटू द सबक्लेवियन वेन। अब इसको देखते हैं, तो ये होगी एक्सिलरी वेन, ये है सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन और यहाँ पे ये है फेमरल वेन। ठीक है जी। अब ये है कि सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन is a tributary of the femoral vein and that goes to the inferior vena cava. But this lateral thoracic vein is a tributary of the axillary vein which is go to the superior vena cava. So superficially cavo-caval anastomosis between the superficial vein occur. आल्सो बिटवीन सुपरफिशियल एंड डीप वेन्स के जो आपस में कनेक्शन होता है वो भी होता है, बट द मेन थिंग इज दैट ये सुपरफिशियल वेन्स एक क्रिएट करती हैं केवो केवल एनास्टोमोसिस, मीन एनास्टोमोसिस बिटवीन द सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा, दिस इज थ्रू द सुपरफिशियल वेन। जो सुपीरियर वेना केवल पार्ट है वो लैटरल थोरेसिक वेन थ्रू द एक्सिलरी वेन कनेक्ट्स टू द सुपीरियर वेना केवा, और जो इसका इंफीरियर पार्ट है थ्रू द सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन्स कनेक्ट टू द फेमरल वेन एंड टू द इंफीरियर वेना केवा। सो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई पूछ लेता है कि सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा कहाँ पे आपस में अटैच हैं। सो अब आ गया जी थोरेसिक केज।
और इसमें हमने देखना है कि थोरेसिक केज में सबसे पहले बोन्स वगैरह आ जाएगी। तो ये हमने देखा, आज हमने देखा कि सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स कैसे हैं और सुपरफिशियल वेन्स कैसी हैं। अब हम डीपली जाएंगे। पहले हम बोन्स को डिस्कस करेंगे, बोन्स के बाद फिर हम डिस्कस करेंगे, पहले उसमें रिब्स आ जाती हैं, वर्टिब्रा आ जाते हैं, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे थोरेसिक वॉल को, जिसमें हम उसके मसल्स वगैरह और नर्व्स वगैरह की डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट द थोरेसिक वॉल एंड सुपरफिशियल थोरेसिक वॉल। डेफिनेशंस कुछ हमने नोट की और कुछ हमने नोट किया। ये इसके सुपरफिशियल नर्व सप्लाई। अब अगर सवाल आ जाता तो यहाँ पे ये एक तो ये कि सुप्राक्लेविकुलर नर्व्स आती हैं और फिर ये इंटरकॉस्टल नर्व्स आती हैं, एंटीरियर एंड लैटरल टेनस नर्व। और वेन्स का भी हम फिर हमने वेन्स आर्टरीज का देखा, वेन्स का देखा, और फिर अब हम आ जाएंगे थोरेसिक केज पे। और यहाँ पे ये फंक्शन है, यानी कि ये फंक्शन दिखाए गए हैं कि प्रोटेक्ट्स वाइटल थोरेसिक एब्डोमिनल ऑर्गन्स, थोरेसिक एंड एब्डोमिनल्स। ये जैसे मैंने आपको बताया था ना, थोरेक्स को भी और एब्डोमिनल को भी कवर करता है। नेगेटिव प्रेशर को सब ये रेजिस्ट करता है, जनरेटेड बाय इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द लंग्स, यानी कि लंग्स पूरी तरह वो सुकड़ना चाहते हैं, रिक्वायर करना चाहते हैं, बट यहाँ पे जो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है बिटवीन पाराइटल लेयर एंड विसरल लेयर ऑफ द प्लूरा, सो दैट कीप्स द लंग इन्फ्लेटेड, उनको सुकड़ने नहीं देता, उनको इन्फ्लेट रखता है, डिफ्लेट नहीं होने देता पूरी तरह। अटैचमेंट एंड सपोर्ट ऑफ द वेट ऑफ द अपर लिम्ब, यहाँ पे आपने देखा कि अपर लिम्ब अटैच होता है, थोड़े थोरेक्स से जो मसल जाते हैं, जो अपर लिम्ब अटैच, पेक्ट मेजर, सेरेटस एंटीरियर, और ये फिर जो है ना वो अटैच होता है अपर लिम्ब थोरेक्स के साथ, और ये मसल्स के थ्रू फिर ये एब्डोमिनल के मसल्स भी यहाँ पे थोरेक्स वॉल के साथ अटैच होते हैं। तो ये फंक्शंस हैं उसके, इसके थोरेसिक केज के। अब हमने देखना है रिब्स को। इंशाल्लाह we will see in the next lecture.